गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नागरिक शास्त्र के द्वितीय अध्याय संघवाद के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने सत्ता की साझेदारी पहले चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को बताए थे कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। शासन का ऊर्ध्वाधर विभाजन ही क्या होता है, सत्ता की साझेदारी कही जाती है। ऊर्ध्वाधर विभाजन मतलब ऊपर से नीचे की ओर विभाजन को क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर विभाजन को ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी या संघवाद कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत क्या होता है कि शासन की शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया जाता है और संघवाद में मुख्यतः दो संस्थाओं के अंतर्गत शासन का विभाजन किया जाता है। शासन की समस्त शक्तियों का बंटवारा होता है, इसी को संघवाद कहते हैं, जैसा कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है। पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा, सत्ता के विभाजन के अंतर्गत के शासन की शक्तियों को क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है और विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वार्ध मतलब ऊपर से नीचे की ओर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का आम रूप है। मतलब विश्व के लगभग समस्त देशों में शासन की शक्तियों का विभाजन इसी तरीके से होता है और इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। और इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग क्षेत्रों का साथ रहना और चलाना संभव हो पाता है। तो बच्चों, संघवाद की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कि प्रेजेंट टाइम में विश्व के लगभग समस्त देशों में है, उसके अंदर अलग अलग क्षेत्रों का साथ रहना और चलना संभव हो जाता है। क्या होता है, साथ रहना और चलना संभव हो जाता है। इसके बाद क्या है, संघवाद क्या है। अगला हमारा टॉपिक क्या है कि संघवाद क्या है या संघवाद किसे कहते हैं। तो आम तौर पर मतलब साधारण तौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। कितने स्तर की बच्चों, दो स्तर की। सत्ता के विभाजन में हमने 4 स्तर की सरकारों का जिक्र किया था, यहाँ पर 2 स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। किस व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में। एक सरकार जो पूरे देश के लिए होती है, जिसके ऊपर राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं या राष्ट्रीय महत्व का जिम्मा जिसके ऊपर होता है, जिस सरकार के ऊपर होता है, उसे केंद्र सरकार। और फिर दूसरे नंबर की सरकार जो राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, दैनिक कामकाज को देखती हैं। किस स्तर पर, राज्य और प्रांतीय स्तर पर ये सरकारें कार्य करती हैं और शासन के दैनंदिन यानी दैनिक कार्यों को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। तब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या है, अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होते हैं। तो ये दोनों सरकारें जो स्वतंत्र होकर अपने स्तर पर कार्य करती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। तो इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था क्या हो गया, एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन रह कर के काम करती हैं। जैसे कि कोई एक मालिक हो और अपने घर का उदाहरण ले सकती हैं आप कि आपके घर में एक मालिक हो और सभी सदस्य उसके अंडर में रह कर के कार्य करते हो, सारे फैसले वहीं लेता हो, तो इसे क्या कहेंगे, एकात्मक व्यवस्था। तो ये व्यवस्था शासन में भी चलती है
कि एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द जब शासन की समस्त शक्तियाँ घूमती हैं तो उसे क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और समस्त इकाइयाँ, शासन की समस्त इकाइयाँ जो है उसके अधीन कार्य करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। क्या कर सकती है? एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। पर लेकिन क्या होता है कि एकात्मक शासन से संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार भिन्न है? संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। एकात्मक शासन में क्या होता है कि सरकार को, राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को क्या कर सकती है? आदेश दे सकती है। किसमें? एकात्मक शासन व्यवस्था में। किंतु संघीय शासन व्यवस्था में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। तब राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि किसके प्रति होती है? जनता के प्रति होती है। तो एकात्मक सरकार और संघीय सरकार में अंतर क्या है कि एकात्मक सरकार शासन के समस्त पक्षों को आदेश दे सकती है, चाहे वो प्रांतीय हो चाहे स्थानीय हो, किसी भी पक्ष को वह आदेश दे सकती है। लेकिन संघ सरकार, केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश नहीं दे सकती हैं। कारण क्या है बच्चों? कि प्रांतीय सरकार स्वतंत्र होती है, उसकी अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। किसके प्रति होती है? जनता के प्रति होती है। तो ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं, यानी कि केंद्र सरकार भी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्य सरकार भी अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अब हम संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं। जैसे पहला क्या है? निम्न विशेषताएं हैं बच्चों किसकी? संघीय व्यवस्था की निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। जैसा कि हम पिछले चैप्टर के अंतर्गत ही बता चुके हैं कि सत्ता का विभाजन 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के बीच में, शासन का विभाजन 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के बीच में किया जाता है। तो यही लक्षण है इसका कि यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे हमारे देश में क्या है? पहले हमारा संविधान केवल 2 स्तर की सरकारों का विभाजन किया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बाद में संवैधानिक संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया तो स्थानीय शासन 3 स्तर का हो गया। तो यहाँ सरकार 2 से अधिक स्तर वाली हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया और स्थानीय शासन प्रकाश में आया, इसलिए। नहीं तो हमारे संविधान द्वारा भी 2 ही स्तर के सरकार की व्यवस्था की गई थी। तो अलग अलग स्तर की 2 ही स्तर वाली सरकार होती है या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। और दूसरी विशेषता क्या है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। मतलब जैसे हम अपने देश के प्रति उदाहरण ले सकते हैं कि हमारे देश में क्या है? सर्वोपरि है केंद्र सरकार, उसके पश्चात है राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार, जिसमें ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत कार्य करती है, नगर पालिका, नगर महापालिका कार्य करती हैं। तो ये सब किसके लिए करती हैं? भारतीय नागरिकों के लिए ही करती हैं ना, भारतीय जन समुदाय के लिए ही करती हैं। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता हो गई कि सभी स्तर की सरकारें, चाहे वो
उच्च स्तर की हो या निम्न स्तर की हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, सभी क्या करती हैं, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अर्थात कि एक ही देश के नागरिकों पर शासन करती हैं। पर कानून बनाने, लेकिन साथ ही क्या है कि कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। किंतु साथ ही क्या है कि कर लेने का अधिकार अलग है, कर वसूलने का या लेने का अधिकार क्या है, अलग है। राज्य सरकार अलग मदों पर कर वसूल करती है, केंद्र सरकार के अलग मद हैं और स्थानीय निकायों के अलग मद हैं। किसके? कर वसूलने के। और साथ ही कानून बनाने के भी मद अलग अलग हैं। इसी तरह से इनका अधिकार क्षेत्र भी बटा हुआ है। तीसरी विशेषता क्या है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा क्या कर दिए गए हैं, स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। तब संविधान में क्या होता है कि ये जो विभाजन होता है शासन की शक्तियों का, जितनी भी संस्थाओं में विभाजन किया जाता है, उनके कार्यों का, उनके कार्य क्षेत्रों का स्पष्ट वर्णन कहाँ किया जाता है, संविधान में कर दिया जाता है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्रतिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। तो क्या है बच्चों की संविधान ही किसी लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक संस्थाओं की संरक्षण होती है, संरक्षणकर्ता होती है। अगली विशेषता क्या है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। यानी कि संविधान में संशोधन केवल एक सरकार नहीं कर सकती है, न तो केंद्र सरकार कर सकती है, ना अकेले राज्य सरकार कर सकती है, और ना ही स्थानीय सरकारों को यह अधिकार है कि वो संविधान के मौलिक प्रावधान यानी मूल संविधान में जो कुछ लिखा गया है उसके प्रावधानों को बदल सकें। तो ऐसा बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। दोनों स्तर इसलिए लिखा गया है बच्चों क्योंकि संविधान ने दो ही स्तर की सरकारों का उल्लेख किया था, इसलिए। और अगला है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। पांचवी विशेषता क्या है कि अदालत जो हमारी न्यायपालिका है, हमारे देश में न्यायालय को स्वतंत्र संस्था मानते हैं या न्यायालय स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है। तो ये जो हमारी न्यायालय है, हमारा अदालत है, वो क्या करता है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार रखता है। और न्यायालयों में भी कौन सा न्यायालय अधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों की विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है, जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारों के बीच में आपसी तनाव किसी भी विषय को लेकर के उत्पन्न हो जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णायक की भूमिका अदा किया जाता है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य के मामले सर्वोच्च न्यायालय देखता है, राज्य और राज्यों के मध्य के मामले सर्वोच्च न्यायालय देखता है और अपना निर्णय देता है। अगली विशेषता क्या है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। राजस्व मतलब क्या होता है, राज्य की आय के स्रोत जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, राजस्व, यानी राजा की संपत्ति। तो राजा की संपत्ति प्रेजेंट टाइम में क्या है,
किसी भी सरकार की संपत्ति। वो कौन सी संपत्ति होती है? कर द्वारा जो सरकार को आय प्राप्त होती है उसी को राजस्व कहा जाता है, राज्य की आय के स्रोत। तो ये अलग अलग है, केंद्र सरकार के अलग हैं, राज्य सरकार के अलग हैं और स्थानीय निकायों के अलग हैं। ये निर्धारित कर दिया गया है किसके द्वारा? वित्तीय स्वायत्तता, यानी वित्त के मामले में सभी सरकारों को अपने स्तर पर स्वतंत्र कर दिया गया है, स्वायत्त कर दिया गया है। अगली विशेषता क्या है कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य, तब दोहरे मतलब दो उद्देश्य हैं। पहली क्या है? देश की एकता की सुरक्षा करना, और दूसरा क्या है? उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो केंद्र सरकार क्या करती है? देश की एकता की सुरक्षा करती है, और सुरक्षा के कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार के जिम्मे है बच्चों। तो राज्य सरकारें क्या करती हैं? क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करके क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान का कार्य करती हैं, क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय सरकार जितना अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होगी उतना केंद्र सरकार अवगत नहीं हो सकती है। जैसा कि आप अपने क्षेत्र के विषय में जितना जानकारी रखते हैं किसी और क्षेत्र के विषय में रख पाते हैं? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से सरकारें भी ऐसे ही कार्य करती हैं। केंद्र सरकार जो है वो क्षेत्रीय समस्याओं से पूर्णतः अवगत नहीं होती है, और राज्य सरकारें क्षेत्रीय समस्याओं से पूर्णतः अवगत होती हैं, इसलिए क्षेत्र का विधिवत विकास कर सकती हैं, विधिवत समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। तो दोनों ही सरकारों के दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। तो इन सरकारों के मध्य, यानी कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य क्या होना चाहिए? सत्ता के जो बंटवारे होते हैं, जो विषय होते हैं, उन पर आपसी सहमति होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि सरकारें मिलकर के कार्य नहीं करेंगी और देश का विकास नहीं होगा, देश की सुरक्षा जो है वो बाधित हो जाएगी, देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो सभी स्तर की सरकारों को शासन की शक्तियों के विभाजन में सहमत होना चाहिए। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। तो कैसे टिकते हैं? आदर्श संघीय व्यवस्था में जो शासन के स्तर होते हैं उनमें क्या होता है? आपसी भरोसा होना चाहिए और साथ ही संघ में रहने की सहमति होनी चाहिए। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। कौन कौन सा तरीका है बच्चों? पहला तरीका क्या है? दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। बच्चों सेंटेंस पर गौर करें। क्या सेंटेंस है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, जो कि कैसे राष्ट्र हों? स्वतंत्र राष्ट्र हों, साथ मिल कर के क्या कर सकते हैं? एक बड़ी इकाई गठित कर सकते हैं। इनमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, यानी दोनों मिल करके क्या करते हैं? समप्रभुता, समान प्रभुता, यानी समान शासन की शक्तियों को, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। तब एक दूसरे में समाहित नहीं होते हैं, बल्कि अपनी अलग अलग पहचान को कायम किए हुए अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। और साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त राज्य। संयुक्त शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब दो
से अधिक चीज़ें एक साथ मिली होती हैं तो उसे संयुक्त या मिश्रित शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो जब दो स्वतंत्र या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र आपसी हितों के कारण साथ में मिलकर के अपने अलग अलग पहचान को कायम रखते हुए कार्य करने का समझौता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था। और साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण में कौन कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है जो कि कई स्वतंत्र देशों का समूह है। इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड है और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी है। और इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है, यानी केंद्र के समान प्रांतों को भी अधिकार होता है और वे केंद्र के अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी यहाँ पर क्या है? केंद्र सरकार राज्यों पर हावी नहीं हो सकती है, अंकुश नहीं लगा सकती है। सबको क्या है? समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। और राज्य जो होते हैं वो केंद्र पर हावी भी हो सकते हैं क्योंकि राज्य क्या है? ताकतवर होते हैं, राज्य यानी प्रांत। और दूसरी व्यवस्था क्या होती है संघीय शासन व्यवस्था की? कि संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। तो दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों? कि जो बड़े देश हैं जैसे हमारा देश भारत, वो क्या करता है? शुरू से ही आप लोगों ने पढ़ा है कि जब राष्ट्रों का उदय शुरू हुआ तभी से यह व्यवस्था चली आ रही है कि जब एक विशाल राष्ट्र का गठन हो जाता है तो केंद्रीय शक्तियाँ पूरे देश पर सुचारू रूप से शासन चलाने में अपने आप को असमर्थ पाती हैं तो शासन की शक्तियों का विभाजन कर देती हैं। किसके लिए? शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे वो मौर्य वंश रहा हो, चाहे गुप्त वंश रहा हो, चाहे राजपूत काल रहा हो, चाहे कोई भी काल रहा हो। शासन का क्या कर दिया जाता है? शासन की शक्तियों का विकेंद्रीयकरण कर दिया जाता है ताकि देश का उचित विकास हो सके। तो इस आधार पर यानी कि बड़े देश क्या करते हैं? अपनी आंतरिक विविधता, भारत क्या है? विविधतापूर्ण वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की भौगोलिक बनावट में भी विभिन्नता पाई जाती है। हर क्षेत्र में आपको विविधताएं दिखाई देती हैं। तो इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन पहले क्या करती है? संघ सरकार करती है। फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्या होता है? सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। तो इस जो दो तरीके हैं संघीय व्यवस्था के, तो पहले तरीके में कौन आ गया? संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया, स्विट्ज़रलैंड आ गया और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि दो स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिलते हैं किंतु साथ ही शर्त क्या होती है कि दोनों के अलग अलग पहचान रहेंगे, यानी कि अपने पहचान को बनाए हुए अपनी स्वतंत्रता को कायम रखते हुए एकता के बंधन में बंधते हैं। किंतु दूसरे तरीके में क्या होता है कि कोई बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अपने विशाल साम्राज्य को राज्यों के रूप में विभाजित कर देता है और फिर केंद्र और राज्य के मध्य शासन की शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो इस तरीके के उदाहरण में आता है भारत अपना देश और बेल्जियम तथा स्पेन। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के अपेक्षा केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। पहले तरीके में क्या है? जहाँ स्वतंत्र राष्ट्र अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए, अपने पहचान को कायम रखते हुए आपसी सहयोग के लिए संयुक्त रूप से एक होते हैं
उसमें क्या होता है कि राज्य सरकारें अधिक ताकतवर होती हैं, प्रांतीय सरकारें अधिक ताकतवर होती हैं बच्चों। जबकि दूसरे तरीके में, जिसमें कि बड़े देश द्वारा शासन की शक्तियों का उचित संचालन करने के लिए अपने साम्राज्य को, देश को केंद्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य प्रांत स्थापित करके केंद्र और प्रांतीय सरकारों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है और शक्तियों का भी इसी आधार पर विभाजन कर दिया जाता है। तो इस दूसरे तरीके के अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है और विशेष परिस्थितियों में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे कि वैसे तो आम दिनों में क्या होता है कि सभी राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाता है। जैसे भारत में धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जिससे कुछ महीने पहले ही मोदी सरकार ने क्या किया है, उस धारा के खंड को समाप्त करते हुए विशेष राज्य के दर्जा को समाप्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर भी सभी राज्यों के समान अधिकार की श्रेणी में अब आ गया है और कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनकी अलग से पहचान बनाने के लिए, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, उनके विकास के लिए, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्हें विशेष राज्य का दर्जा यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं दूसरे प्रकार के होती हैं, स्तर की सरकारों के लिए होती हैं। अब अगला क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था। हमारा टॉपिक क्या है अगला, भारत में संघीय व्यवस्था। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद काफ़ी लोगों की बलि चढ़ने के बाद, लोगों द्वारा, क्रांतिकारियों द्वारा अपने प्राणों की आहुति देने के पश्चात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लंबे संघर्ष के पश्चात भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ। कब हुआ, 1947 में। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश लंबे संघर्ष के पश्चात अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ी शासन से आज़ाद हुआ। और आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े, जो कि लगभग 622 देशी रियासतें थी, वो क्या हो गई, भारत सरकार में विलीन हो गई, यानी मिल गई। इसके बाद क्या हुआ, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। कब किया बच्चों, 1947 के पश्चात जब भारतीय देशी रियासतें भारत संघ में मिल गई तो भारत ने स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया गया, न कि स्वतंत्र राज्यों का, स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ। क्या है, दो तरीके जैसा कि हमने बताए हैं संघीय व्यवस्था में। पहला तरीका क्या था कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिलकर के संघ का निर्माण करते हैं, और दूसरा तरीका क्या था कि बड़े देश अपने आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन कर देते हैं और शासन की शक्तियों का भी विभाजन कर देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था या संघीय शासन की संज्ञा दिया जाता है। तो वही व्यवस्था यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है,
तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, भारत क्यों लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता है कि संयुक्त भारत, संयुक्त राज्य भारत, ऐसा नहीं ना लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यों का संघ है और सभी राज्य जो हैं केंद्र में समाहित हैं, तो इसलिए भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। इसमें संघ शब्द नहीं आया था, किसमें? संविधान में संघ शब्द नहीं आया था, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संघ का गठन हुआ है, इसलिए भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन, केवल दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। तब संविधान द्वारा केवल दो प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई थी। कौन कौन से? पहली है केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। और संविधान ने मौलिक रूप से दो ही की व्यवस्था की थी, और केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, यानी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि हमारे पूरे देश के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, एक मंत्रिमंडल कार्य करता है, एक राष्ट्रपति होता है, और बाद में जो है पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा अंग, तीसरा स्तर जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जब पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर लागू की गई, तो शासन के तीसरे स्तर का अंग जोड़ा गया, जिसे कहते हैं पंचायतों और नगर महापालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जुड़ गया, जिसे स्थानीय शासन की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार भारतीय संघ की शासन व्यवस्था तीन भागों में, तीन स्तरों पर विभाजित है: केंद्रीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय शासन व्यवस्था। स्थानीय में नगर महापालिकाओं के रूप में शासन की व्यवस्था की जाती है, ग्राम पंचायतें देखती हैं शासन की व्यवस्था, और न्याय पंचायत भी शासन की व्यवस्था देखती है। तो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं मिलकर के शासन की व्यवस्था का कार्य करती हैं। सबके जो है कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, और संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों के 3 हिस्से भी कर दिए गए हैं, क्योंकि संविधान में स्थानीय शासन को कोई भी विधायी अधिकार नहीं दिया गया है, छोटे मोटे अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि संविधान केवल 2 ही स्तर के सरकार का विभाजन की थी, जैसा कि अभी ऊपर हमने बताया था। कौन कौन से? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसलिए विधायी शक्तियों का विभाजन भी संविधान द्वारा इन्हीं दोनों शक्तियों के बीच में किया गया है, दोनों स्तरों की सरकारों के बीच में किया गया है, जिसे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। ये केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है बच्चों? शासन की शक्तियों का, कैसी शक्तियों का? विधायी शक्तियों या अधिकारों का, जो 3 हिस्सों में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य में बंटवारा किया गया है, बांटा गया है, इसी को क्या कहते हैं? विधायी अधिकार। तो ये 3 जो सूचियां हैं उनके नाम हैं संघ सूची या केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय हैं बच्चों, और उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, और राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है, और जो विषय देश के विकास से संबंधित हैं, देश की सुरक्षा से संबंधित हैं, वो विषय किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। और इस सूची के विषय पर दोनों सरकारें मिलकर के कार्य करती हैं, दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। किंतु जब राज्य और केंद्र सरकार के कानून के मध्य कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार को सर्वोपरि मान लिया जाता है,
अर्थात राज्य सरकार का कानून वहाँ पर क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो अब हम केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं बच्चों। तो पहला क्या है, केंद्र सूची के विषय। इस सूची में कौन कौन से मामले आते हैं, प्रतिरक्षा मामले, प्रतिरक्षा मतलब सुरक्षा से संबंधित मामले, विदेशी मामले, बैंकिंग आता है, संचार आता है, दूर और संचार के जो साधन हैं ये, और मुद्रा, जो कि पूरे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, वो किसके अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र सरकार के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। अब जैसे मान लीजिए प्रतिरक्षा यानी सुरक्षा की व्यवस्था, देश की सीमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था अगर एक सरकार द्वारा नहीं की जाती तो जो केंद्रीय फोर्स है, जैसे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो ख़ास तौर से हमारे ये सीमाओं की सुरक्षा के लिए गठित किया गया है, तो उसका विभाजन हो जाता। जो सीमावर्ती प्रांत होते सबके अलग अलग जो होते वो फोर्स होते, और हो सकता है कि सब जैसे पुलिस बल हैं सभी राज्यों के अलग अलग, वैसे ही ये जो केंद्रीय सुरक्षा के विविध जो बनाए गए हैं डिपार्टमेंट, वो सब क्या होते, विभिन्न राज्यों के मध्य बढ़ जाते। तो पूरे देश की सुरक्षा की व्यवस्था क्या होती, विभिन्न राज्यों के मध्य बढ़ जाती, तो देश की सुरक्षा जो है हमेशा संदिग्ध रहती। तो बच्चों, तो ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार क्या है, केंद्र सरकार को होना चाहिए। तो इसलिए केंद्र सरकार के पास है। ऐसे ही विदेशी मामले हैं, अगर सभी राज्यों में ये मामले, सभी राज्यों को ये अधिकार दे दिया जाए तो क्या होगा कि एक ही देश के, जैसे हमारे देश में कितने राज्य हो गए प्रेजेंट टाइम में, 30 राज्य हो गए हैं, तो 30 राज्यों के 30 विदेश मंत्री हो जाते, होते कि नहीं होते। ऐसे ही बैंक है, संचार है, मुद्रा है, तो सभी राज्यों की अलग अलग मुद्राएं छपने लगती, और फिर क्या होता, समस्या उत्पन्न होती कि नहीं होती। तो ये पूरे देश के सुरक्षा का सवाल है, राष्ट्रीय महत्व का सवाल है, इसलिए ये सारे विषय किसके अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन हैं। पूरे देश के लिए मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत होती है, इसलिए इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसे है, केंद्र सरकार को होती है। दूसरा है राज्य सूची के विषय, यानी कि राज्य को किन किन विषयों पर कार्य करने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, कर लेने का अधिकार है। तो राज्य सूची में कौन से आते हैं, पुलिस बल आता है, जो कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए गठित किया गया है। व्यापार आता है, विभिन्न राज्यों में अलग अलग व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, व्यापार होता है। वाणिज्य आता है, कृषि आती है, सिंचाई आता है। प्रांतीय और स्थानीय महत्व के ये जो विषय हैं वो सब किसके अंतर्गत हैं, राज्य सूची के विषय हैं, और इन विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो बच्चों, केंद्र सूची के विषय में कौन बनाने का अधिकारी है, केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषयों पर किसका अधिकार है कानून बनाने का, राज्य सरकारों को। और समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार जिस पर दोनों मिलकर के कार्य करते हैं उसे समवर्ती सूची के विषय में डाला गया है, यानी कि वह विषय समवर्ती सूची का विषय कहलाता है। और यह विषय कौन कौन सा है, शिक्षा। तो केंद्र के विकास के लिए भी शिक्षा आवश्यक है, राज्य के विकास के लिए भी शिक्षा आवश्यक है, इसलिए दोनों ही सरकारें शिक्षा के विकास के लिए कार्य करती हैं। इसी तरह से वन है, मजदूर संगठन है, विवाह है, गोद लेने का अधिकार है, और उत्तराधिकार के नियम जो भी हैं। तो ये उत्तराधिकार के नियम ऐसा नहीं कि सभी राज्यों में अलग अलग हों, तो उत्तराधिकार के नियम जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों को साझी दिलचस्पी में आते हैं। साझी मतलब दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, और इन विषयों पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि हमने अभी बताया कि जब दोनों के कानूनों में कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो
केंद्र सरकार का कानून ही प्रभावी होता है, राज्य सरकार का कानून नगण्य हो जाता है, यानी महत्वहीन हो जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को है। अभी अभी बताया मैंने, केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। कब होता है? जब दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो। और कुछ अभी भी जो नए क्षेत्र आ रहे हैं कार्य क्षेत्र में, तो उनका भी विभाजन किया जा रहा है। जैसे बाकी बचे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, क्योंकि उस समय इन चीज़ों का प्रचलन नहीं था, इसलिए इनमें विभाजन नहीं किया गया था। ये सब बात के विषय हैं। तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर जैसे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले गए हैं, क्योंकि ये सूचना प्रसारण के विषय हैं, इसलिए इस पर केंद्र सरकार का अधिकार है। ये विषय देश की सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों के बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था, दर्जा प्राप्त है, और छोटे, और ये जो होते हैं जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त होता है, क्यों होता है? ये वैसे छोटे क्षेत्र हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं, यानी कि जनसंख्या कम होती है, आबादी कम होती है, क्षेत्रफल कम होता है, संसाधन कम होते हैं। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये सब क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली है। तो ऐसे क्षेत्र किस श्रेणी में आते हैं? इसी कोटि में आते हैं, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इन क्षेत्रों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, यानी कि इन राज्यों पर जो है केंद्र सरकार कार्य करती है, शासन करती है। और जैसा कि अभी हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता था, यानी कि यहाँ पर अलग से इनका संविधान था। और इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक न तो यहाँ पर मकान खरीद सकता था, न ज़मीन खरीद सकता था। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं, और भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार दिया गया है। तो अभी अभी मैंने बताया कि धारा 370 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए किया गया था, जिसे कि हमारी सरकार, मोदी सरकार ने धारा 370 के इस खंड को समाप्त करते हुए इस विशेष अधिकार को छीन लिया, और जम्मू कश्मीर भी अब सभी राज्यों के समान जो है अधिकार के दायरे में आ गया है, राज्यों के समान अधिकार के दायरे में आ गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। तब इतनी आसानी से ऐसा नहीं हुआ कि मोदी सरकार ने एक दिन में निर्णय ले लिया हो कि जम्मू कश्मीर से हम धारा 370 को समाप्त करके विशेष राज्य का दौरा छीन रहे हैं। आप सभी की जानकारी में हुआ है, यह 2-4 महीने की पहले की बात है। तो आप सभी जानते हैं कि कितना पूरे देश में कितना हो हल्ला मचा था, विपक्षियों ने कितना बवाल किया था, और लोगों को आशंका थी कि दंगे में भारत में सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। किंतु हमारी सरकार ने, एक सशक्त जो सरकार है हमारी, उसने बदलाव का यह निर्णय लिया। और यह निर्णय अकेले नहीं लिया जाता है बच्चों, इसके लिए क्या होता है कि अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है, यानी कि न तो अकेले राज्यसभा कर सकती है, न अकेले लोकसभा करती है, न स्थानीय निकाय कर सकते हैं। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी ली जाती है। जैसा कि हम 9th क्लास में आप सभी लोगों को बता चुके थे कि कोई भी विधेयक लाने से पहले क्या होता है कि उसका 3 वाचन किया जाता है, इसके बाद 2/3 बहुमत से वह विधेयक पास किया जाता है। फिर कम से कम क्या होता है, आधे राज्यों की विधानसभाओं से, तब पूरे देश की जो विधानसभाएं हैं कम से कम उनमें से क्या होना चाहिए, आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी मिलनी चाहिए। और संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसके बाद न्यायपालिका का नंबर आ जाता है, यानी कि न्यायालय का शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में निर्णय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ही देता है। राज्यों में उच्च न्यायालय और केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय। तो सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। तब केवल शासन करने के लिए ही नहीं अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया है, बल्कि दोनों सरकारों के मध्य जो जितने भी स्तर पर सरकारों का विभाजन होता है, सबको राजस्व वसूल करने के लिए यानी कर लगाने के लिए, संसाधन जमा करने के लिए भी अलग अलग प्रावधान किया गया है। तो बच्चों, किसी भी सरकार को चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है। कर और राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? कर के द्वारा ही प्राप्त होता है। कर विभिन्न प्रकार का कर लिया जाता है, जैसे आयकर, भूमि कर, इसे लगान कहा जाता है, उत्पाद कर, बिक्री कर, चुंगी कर, ये सब जो विविध प्रकार के कर होते हैं, उपहार कर, तो सब जो होते हैं कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष। सभी करों का विभाजन विभिन्न शासन की विभिन्न स्तरों के मध्य कर दिया गया है, ताकि इनमें आपसी टकराव न हो। और ये विभिन्न सरकारें अपने स्तरों पर क्या करें कि राजस्व वसूल करके देश के विकास में सहभागी बने। तो बच्चों, इसीलिए संघीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियों का ऊर्ध्वाधर विभाजन कर दिया जाता है। अब हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को जितना हम समझाए हैं वह समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इस पर प्रकाश डालेंगे। अभी तक तो आपने यही पढ़ा कि संघीय व्यवस्था में शासन की शक्तियों का विभिन्न स्तरों पर विभाजन कर दिया जाता है और उनके कार्य क्षेत्रों को भी बांट दिया जाता है। किंतु जैसे मान लीजिए, आप अपने घर से उदाहरण ले लीजिए कि अगर आपके घर में कार्य क्षेत्र बांट दिए जाएं और अधिकार बांट दिए जाएं, तो क्या घर चलेगा? नहीं चलेगा ना। जब तक कि आय का स्रोत ना हो। तो बच्चों, बिना आय के स्रोत के कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो या सरकार हो कार्य नहीं कर सकती है। कार्य को जारी रखने के लिए आय का स्रोत अति आवश्यक है, और आय के स्रोतों का अगर विभाजन नहीं किया जाए तो आपसी टकराव बढ़ सकता है। तो आपसी टकराव में क्या होगा? घर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसी तरह से राज्य का विकास अवरुद्ध होगा, इसी तरह से देश का विकास अवरुद्ध होगा। तो इसको दूर करने के लिए ही संघीय व्यवस्था में करों का विभाजन भी कर दिया गया है कि कौन सी सरकार कितना कर कहाँ से वसूल करेगी। जिस तरह से इनके कार्य क्षेत्रों का विभाजन किया गया है, उसी तरह से राजस्व की उगाही के संबंध में भी सरकारों को कर लगाने और संसाधन को इकट्ठा करने के अधिकार को भी अलग कर दिया गया है। और इसी के माध्यम से ये संघीय सरकारें कार्य करती हैं। किस प्रकार से कार्य करती हैं, कैसे कार्य करती हैं, इस पर हम अगले वीडियो में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है नामक टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे।